हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हमने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रायंगल्स फिनिश कर दिया था। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में भी इसका एक पार्ट पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन 10th वाला पार्ट स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक के एग्जाम पेपर्स में हर बार 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता आया है, कांस्टेंट, ना 4 ना 5 ना 7, 6 मार्क्स का फिक्स्ड वेटेज है इसका। इस वेटेज को अगर बाइफरकेट करना चाहूं तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि बिफोर 2020 यानी कि 2019 हो चाहे 18 हो चाहे 17 हो चाहे इससे पहले के जितने भी पेपर हो, सब में इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कैसे आता है? 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का भी एक ही क्वेश्चन और 3 मार्क्स का भी एक ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, एक 1 मार्क का, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का। ये सारा वेटेज पैटर्न हमें दिखाई देने को मिला 2020 से पहले। 2020 में जब आपका पैटर्न चेंज हुआ एग्जाम का और अब आपके पास 40 क्वेश्चन आते हैं इन टोटल, इन 40 क्वेश्चन में 2020 में ही देखा गया कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ गए आपके पास, और इसके अलावा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ गया, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। टोटल वेटेज अभी भी 6 मार्क्स ही रहा। तो आप देखेंगे टोटल वेटेज हर बार 6 मार्क्स ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, पहले आते थे 3 क्वेश्चन और अब आ रहे हैं, पिछली बार जो देखा गया 2020 में, वो 4 क्वेश्चन। तो 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब इसी पैटर्न में कुछ और आपको भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि 1 मार्क का वो एक ही क्वेश्चन डाले, हो सकता है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल दे और फिर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल दे। टोटल सम अभी भी 6 ही बनेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन बनने के इस चैप्टर से बिल्कुल ही रेयर चांसेस है, फॉर से 1% चांस भी नहीं है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन बनाना है सिर्फ इस चैप्टर से, तो उसको मिक्स किया जाएगा किसी और चैप्टर के साथ, और मिक्स करने के बाद हो सकता है ट्राइंगल के साथ मिक्स किया जाए उसे। मिक्स करने के बाद ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी अब कम बचे हैं, 5 क्वेश्चन ही बनाने 4 मार्क्स के। तो और ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत रेयरली अभी तक तो आया भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चन को स्किप करेगा तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन बढ़ा देगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर का वेटेज हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सिंपल शॉर्ट चैप्टर, और वेटेज 6 मार्क्स बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दिलवाएगा ये आपको। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो बच्चों वेटेज के बाद अब चलते हैं चैप्टर के अंदर। कंटेंट क्या है चैप्टर का, आप पहले नाम से समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट, आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन किसका? कोऑर्डिनेशन किन्हीं 2 पैरामीटर्स का। किन्हीं 2 पैरामीटर्स का अगर कोऑर्डिनेशन बताना हो तो हम उसे एक प्लेन में बता सकते हैं। प्लेन यानी कि 2D शेप में हम उन्हें बता सकते हैं, उसके लिए हमें 3D की जरूरत नहीं है। अगर आपके पैरामीटर्स 3 है और तीनों में रिलेशन बताना है, तब आपको एक तीसरे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर पैरामीटर 2 ही हैं तो हम उसे एक प्लेन में बता सकते हैं, क्योंकि एक प्लेन में 2 डायरेक्शन होती है। देखिए मोस्ट कॉमन जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं उसको हम इस तरीके से मानते हैं, 2 डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इस तरीके से मानते हैं। इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे नेगेटिव एक्स बोल देंगे, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो 2 पैरामीटर्स का होता है, एक्स और वाई, और इनके कोऑर्डिनेशन को हम किसी एक प्लेन में बता सकते हैं। मैं आपको ब्लैक बोर्ड के प्लेन में बता रहा हूं, आप अपनी नोटबुक के प्लेन में इसी तरीके से बना सकते हैं। एक प्लेन में कोई 2 डायरेक्शन ही दिखा सकते हैं, इसीलिए 2 वेरिएबल वाले पैरामीटर को हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अगर पैरामीटर 3 हो जाएंगे तो हमें तीसरी डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, और वो पेपर के प्लेन में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब हमने ये चैप्टर क्लास 9 में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 चीजों की बेसिक डेफिनेशन हमने सीखी थी। अगर किसी पॉइंट की कोई भी लोकेशन है, मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट पड़ा है, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस
या फिर मैं उसे बोलूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए वाई एक्सिस से बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम डिस्टेंस होगी। इस मिनिमम डिस्टेंस को किससे? वाई एक्सिस से बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं आपको। एब्सिसा बोलते हैं इसे। क्या होती है ये? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं। और ये एक्चुअल में होता क्या है? ये उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस वाई एक्सिस से है, लेकिन असल में ये एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। किस तरीके से आप इसे देखेंगे? देखिए, ये y से, y एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, अगर इसे मैं नीचे लेके आऊं तो x एक्सिस पे पॉइंट यहां पे आएगा, x एक्सिस पे पॉइंट यहां पे आएगा। तो ये इस पॉइंट का x एक्सिस कहलाता है। मैं इसे x नाम दे रहा हूं, x1 चलिए। तो x1 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, जिसे एब्सिसा भी कहा जाता है। डेफिनेशन को फिर से देखिए, y एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट की कहा जाता है एब्सिसा। होता है वो x कोऑर्डिनेट, होता है वो x कोऑर्डिनेट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उसी पॉइंट की x एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस लो, देखिए फिर से x एक्सिस से बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी x एक्सिस से डिस्टेंस है, ये भी x एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है? जो परपेंडिकुलर होती है। तो x एक्सिस से जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसका नाम हम देते हैं ऑर्डिनेट। इसे क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। और इसको असल में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यही होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो मिनिमम डिस्टेंस x एक्सिस से ये वाली है, इसको अगर मैं यहां रख के देखूं तो ये होगा y कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मान लीजिए इसको y1 ले लिया कि y1 है, तो x1 और y1 इस पॉइंट के, इस पॉइंट का नाम a दे दिया। x1 और y1 इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हैं। x1 x कोऑर्डिनेट है, y1 y कोऑर्डिनेट है। x1 को निकालने के लिए आपको y एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, y1 निकालने के लिए आपको x एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है। ये हमने क्लास 9th में देखा था। इसी तरीके से हमें समझ में आ गया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम कैसे करती है, किसी एक पॉइंट को लोकेट कैसे किया जाता है। आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट होने चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आप उस पॉइंट को इस प्लेन में, कौन से प्लेन में? xy प्लेन में आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट ऐसा बोले जो x एक्सिस पे हो, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो हमेशा, तो वो कहां पे लाई करेगा? वो हमेशा, ध्यान रखिए, हमेशा 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 x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। x एक्सिस ही एक ऐसी लाइन है जिसपे y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर x एक्सिस से नीचे चले जाएं तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आने लग जाएगा, x एक्सिस से ऊपर चले जाएं तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आने लग जाएगा। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट x एक्सिस पे कहीं भी लाई कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने होंगे तो आप लिखेंगे x2, मान लीजिए x2 है, कॉमा 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, जो भी उसका x का कोऑर्डिनेट है, कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। बिल्कुल इसी तरीके से y एक्सिस पे, पूरी की पूरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। पूरी की पूरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया है यहां पे, तो आप इसको जब नाम देंगे तो 0,y2, इसके कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे आप? 0,y2, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, कहीं भी ले लीजिए। चलिए यहां पे ले लिया अगर, तो ये 0,-y3 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है? कोऑर्डिनेट में y 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये सिंपल बेसिक सी अप्रोच है। उसके बाद कोई भी पॉइंट हो आप उसे लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां पे होगा xy प्लेन में। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बच्चों क्लास 10 के ही चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने बहुत सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन देखी थी। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, अगर आपको याद हो तो एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरीके से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये क्यूबिक इक्वेशन है।
हर इक्वेशन को मैंने आपको इस XY प्लेन पे प्लॉट करके दिखाया था। जैसे कि y = 3x+4 जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी ये इक्वेशन बन गया है, लीनियर पॉलिनोमियल है, x और y में रिलेशन बता रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो एक स्ट्रेट लाइन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ही तो है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन ही तो स्ट्रेट लाइन है, जो कि सारे के सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो y = 3x+4 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे हमें इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि अलजेब्रा का ज्योमेट्री के साथ जो कनेक्शन है वो कौन बताता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। और बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इन्वेंशन हुआ था वो इसी एप्लीकेशन के लिए हुआ था कि हम अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकली समझना चाहते थे कि y = 3x+4 ज्योमेट्रिकली दिखेगा कैसे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, और उसकी हेल्प से और चीजें कैसे निकाली जाएगी। इसी तरीके से जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका कुछ पैराबोला बनता है, इसका कर्व कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। जो क्यूबिक आएगी इसका दूसरा कर्व बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा इसका। तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग टाइप के कर्व बनते हैं, सबके सब XY प्लेन पे आ सकते हैं। अलजेब्रा को ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में पढ़ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और मेन पर्पस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्वेंट करने का यही था। तो ये थी कुछ बेसिक बातें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो हमें टॉपिक है, टोटल 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो होएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अंदर हम आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे जिसकी हेल्प से आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन है XY प्लेन, यहां पे एक पॉइंट है x1, y1 और यहां पे कोई पॉइंट है x2, y2। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताएगा, और यही हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला किसी एक लाइन को, मान लीजिए कि आपका XY प्लेन है, यहां पे एक लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है जो कि यहां से लेके यहां तक इतनी लेंथ की है। ये कोई पॉइंट है A, B, और इस लाइन को कोई एक तीसरा पॉइंट कट करता है, मान लीजिए C। किस रेशो में कट करता है? M1, M2। M1 और M2 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, नॉन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है, M1, M2 कोई भी। तो किसी भी रेशियो में कट करता है अगर पॉइंट C, तो उस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें बताएगा सेक्शन फॉर्मूला। कंडीशन क्या है? A और B एक स्ट्रेट लाइन है, A और B को पॉइंट C कट करता है M1, M2 रेशियो में, तो hमें बताना होगा कि C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में यानी कि XY प्लेन में कोई ट्रायंगल गिवन होगा हमें। ट्रायंगल कैसे गिवन होगा? ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट दी हुई होगी, यानी कि A की कोऑर्डिनेट x1 y2, B की कोऑर्डिनेट x2 y2 और C की कोऑर्डिनेट x3 y3, ये गिवन होगी। सिर्फ इन कोऑर्डिनेट से ही हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताएंगे जिसमें इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको पुट करनी है, यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यू पुट करनी है, और आप डायरेक्टली एरिया निकाल पाएंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब यहां पे जो फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनके बिना एग्जाम पेपर आज तक तो कभी बना नहीं, आगे भी चांसेस है कि बनेंगे नहीं। और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा रेयर है, आपको हर 4 या 5 साल में एक बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो तीनों ही टॉपिक बहुत छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, हर बार पेपर में आते हैं। तो बच्चों हमें स्टार्ट करना है अगली क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला से। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।